गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं इधर बहुत सारा एपिसोड से आपको कानेमेटिक्स पढ़ा रहा था। तो कानेमेटिक्स अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मैं थोड़ा सा बता दूं। तो मैंने आपको एम्ड मोशन पढ़ाया, कंस्ट्रेन मोशन पढ़ाया, उसके बाद 3 डायमेंशनल मोशन, फिर 2 डायमेंशनल मोशन बहुत डिटेल में पढ़ाया, और बीच में ग्राफिकल कॉन्सेप्ट ज़रूरी था तो मैंने फंक्शन एंड ग्राफ पूरा कंप्लीट कराया। अभी भी 1 डायमेंशनल मोशन बचा हुआ है इस चैप्टर में। 1 डायमेंशनल मोशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर रिलेटिव मोशन बचा है बच्चों। 1 डायमेंशनल मोशन जो चैप्टर है, इसको भी ठीक से समझने के लिए फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 पे फुल कमांड होना ज़रूरी है। फिजिकल मैथ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इस टॉपिक में भी होने जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप इस टॉपिक को पहली बार वीडियो में देख रहे हो या पहली बार पढ़ना शुरू कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 पूरी तरह से प्रिपेयर कर लो। नहीं तो आप रियलाइज़ करोगे कि आपको हार्डली 10 to 20% ही समझ में आ रहा है, बाकी सब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर आप एनॉयड हो जाते हो, फिर गुस्से में आ जाते हो, फिर डिसलाइक कर देते हो, कुछ उल्टा सीधा कमेंट करते हो। तो आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप हो, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा पहले आप बेसिक्स तैयार कर लो फिजिकल मैथमेटिक्स का, उसके बाद ही इस वीडियो को देखोगे तो समझ में आएगा। फिजिक्स दरअसल सीक्वेंस में पढ़ना पड़ता है चैप्टर्स को। अगर आप बहुत सारे इनिशियल चैप्टर्स छोड़ छोड़ के पढ़ोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा फील होगा कि टीचर बदतमीज है, टीचर को पढ़ाने नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ है नहीं। तो फिजिकल मैथमेटिक्स पहले आप प्रिपेयर करो, जितना भी कंटेंट मेरी बुक में है, फिर इस वीडियो पे आओ तो तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत इन्जॉयबल है। 1 डायमेंशनल मोशन, इसका मीनिंग होता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, और रेक्टिलिनियर मोशन इसको कहते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। तो अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, मान लो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस है, तो उसके मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट की नीड होगी, और वो होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो 1 डायमेंशनल मोशन में एक्स कोऑर्डिनेट से काम हो जाता है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी तुम्हारा पार्टिकल एक्स वाई जेड के अलावा किसी चौथी स्ट्रेट लाइन पे चलता है, तो उस चौथे स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन करते हैं, उसको स्मॉल एस कोऑर्डिनेट बोलते हैं। एस कोऑर्डिनेट अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस एस, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस एस, और एस कोऑर्डिनेट से काम चलाएंगे हम लोग। सो प्लीज़ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप कंसंट्रेट करना बच्चों। 1D मोशन फुल फॉर्म 1 डायमेंशनल मोशन, दिस इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर or straight line motion, is it? Now suppose a particle is moving along the x-axis only, then at t equals t, t equals t is called instantaneous time, reading of a stopwatch. At t equals t, instantaneous position vector is denoted by x. बच्चों, जब सिंगल कोऑर्डिनेट यूज होता है तो सभी वेक्टर के दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो वेक्टर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे या तो वेक्टर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होंगे। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस चैप्टर में एरो इस्तेमाल नहीं होगा, केवल 2 साइन इस्तेमाल होगा, प्लस और माइनस। अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव एक्स में होगा तो उसका साइन प्लस होगा, और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा तो उसका साइन नेगेटिव होगा, लेकिन वेक्टर्स पे एरो इस्तेमाल नहीं होगा। आई कैप, जे कैप, के कैप इस्तेमाल नहीं होगा। ये यहाँ पे कन्वेंशन होगा बच्चों, इसीलिए वेक्टर तो लिखा है बट यहाँ पे एरो नहीं लगा है। अगर ये पॉजिटिव निकला तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स में होगा, और अगर ये नेगेटिव निकला तो इसका डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में होगा। तो इस टॉपिक में जितने भी वेक्टर होंगे किसी पैरो नहीं लगेगा, आई कैप, जे कैप, के कैप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा, उसकी नीड नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर डिनोटेड बाय वी वेक्टर, एरो नहीं लगा बच्चों, मगर इस टॉपिक में इसको स्पीड आप नहीं कहोगे,
इसको वेलोसिटी वेक्टर कहोगे और पोजीशन वेक्टर को x से डिनोट करोगे, वेक्टर r से डिनोट बिल्कुल नहीं करोगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर dx/dt लिखोगे। नाउ दिस इज रिटन एज x डॉट। डॉट कन्वेंशन में सिखा चुका हूँ, किसी भी वेरिएबल को जब टाइम t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो सिंगल डॉट आता है, 2 बार करते हैं तो डबल डॉट, 3 बार करते हैं तो ट्रिपल डॉट, आगे आगे दिखेगा आपको। देन इंस्टेंटेनियस स्पीड स्केलर, इट शुड बी मॉडुलस ऑफ v। देखो तुम सोचोगे कि ये तो स्केलर जैसा दिख रहा है, यहाँ मॉड लगाने की जरूरत क्या है, लेकिन बच्चों मैंने इसको वेक्टर बोला है, मतलब ये प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, लेकिन स्पीड जो होता है वो नेगेटिव तो होता नहीं, और ये माइनस हो भी सकता है। स्पीड डिफाइन करते वक्त मुझे इसका मॉड लेना पड़ेगा, जब मॉड लूँगा तो ये पॉजिटिव स्केलर बन जाएगा। फिर v की वैल्यू मॉड में रख दिया। पहले भी बताया हूँ कि फिजिक्स में dt हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर होता है, इसको मॉड की ज़रूरत पड़ती नहीं, ये जो मॉड है वो सिर्फ dx पे आएगा। तुम्हें लगता होगा कि ये भी तो स्केलर की तरह दिखता है, इसको मॉड की ज़रूरत क्या है, लेकिन बच्चों इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहोगे। अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो ये प्लस में आएगा, और नेगेटिव में होगा तो ये माइनस में आएगा, मतलब इसके नेगेटिव होने का चांस है बच्चों, लेकिन स्पीड तो पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए बच्चों इसके मॉड सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी, और dx वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसके मॉड को ds सिंबल से लिखा जाएगा, और ds को स्मॉल डिस्टेंस कहते हैं, और डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो यहाँ कोई रिस्क नहीं है, और ds/dt को डॉट में s डॉट लिखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन वेक्टर d/dt, v की वैल्यू यहाँ से उठा लो, यहाँ ला के रख दो, ये हो गया d2x/dt2, डॉट में कन्वर्ट करो सिंगल डॉट, इसको डॉट में कन्वर्ट करो x पे डबल डॉट। Then we have next quantity instantaneous jerk vector denoted by beta, defined as da/dt, rate of change of linear acceleration। और a का डेफिनेशन यहाँ से उठा लो, यहाँ ला के रख दो, ये v का सेकेंड डेरिवेटिव होगा। अब v का डेफिनेशन यहाँ से उठा लो, यहाँ ला के रखो, ये x का थर्ड डेरिवेटिव होगा। इसको डॉट में कैसे लिखोगे, a डॉट, इसको डॉट में कैसे लिखोगे, v डबल डॉट, इसको डॉट में कैसे लिखाओगे, x ट्रिपल डॉट। बच्चों जर्क वेक्टर को इतनी तरह से दिखा सकते हो। साइन कन्वेंशन सिखा चुका हूँ आपको। वेक्टर x VRA is along positive x, its value must be taken with positive sign and vice versa. Similarly, if a vector y v r a, यहाँ पे y की जगह पे x भी लिख सकते हो, ऊपर तो x बता ही दिया, हो सकता है तुम्हारा पार्टिकल y एक्सिस पे चल रहा हो तो वन डायमेंशनल मोशन तब भी कहलाएगा। तो कोई वेक्टर y v r a अगर पॉजिटिव y डायरेक्शन में होगा तो उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड वाइस वर्सा। However, we can choose x axis and y axis as per our convenience। क्वेश्चन में जैसी डिमांड होगी वैसा एक्सिस इस्तेमाल करेंगे। अगर पार्टिकल x पे जा रहा होगा तो सब कुछ x में डिफाइन करेंगे, अगर पार्टिकल y एक्सिस पे चल रहा होगा तो सब कुछ y में डिफाइन करेंगे, पार्टिकल z एक्सिस पे चल रहा होगा तो सारे वेरिएबल को z में डिफाइन करेंगे, और इन तीनों के अलावा अगर तुम्हारा पार्टिकल एक चौथे s एक्सिस पे चल रहा होगा तो सारे वेरिएबल्स को s में डिफाइन करेंगे। तो जहाँ जैसी डिमांड होगी वैसा एक्सिस का सिंबल इस्तेमाल होगा।
इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मगर वन डायमेंशनल वेक्टर में वन डायमेंशनल मोशन में ये सब वेक्टर ही माने जाएंगे और जैसा इनका डायरेक्शन होगा वैसा साइन इस्तेमाल होगा। अगर कोई वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी, और कोई वेक्टर अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा तो उसकी वैल्यू नेगेटिव साइन में लिखी जाएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करते वक्त ध्यान देना होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ भी गैलीलियोज इक्वेशंस होते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड 1D मोशन। इसका मीनिंग होता है कि आप गैलीलियोज इक्वेशंस तभी इस्तेमाल करोगे जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। तो इसमें जो एक्सेलरेशन स्मॉल ए दिखाया है, यूनिफॉर्म का मतलब इसको कांस्टेंट माना गया है। अगर ये कांस्टेंट होएगा तो यहाँ पे वन डायमेंशनल मोशन में वेक्टर्स पे एरो नहीं लगता। देखो ये तीनों वेक्टर है, यू ए वी तीनों वेक्टर है, बट एरो नहीं लगता और डायरेक्शन दो ही होते हैं, तो प्लस और माइनस से काम चला लेते हैं। आई कैप जे कैप के कैप यूज नहीं करते, और टाइम टी तो यहाँ पे स्केलर ही होता है। सो v इक्वल्स यू प्लस ए टी, दिस इज और फर्स्ट इक्वेशन। x equals x naught plus ut plus half a t square, second equation. V square equals u square plus 2a into delta x, this is third equation. अगर x naught को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो x माइनस x naught को डेल्टा x बोलेंगे, and delta x is big displacement, where x and v are instantaneous position and instantaneous velocity at t equals t respectively. x naught and u are initial position at t equals 0. इसको डिराइव करते वक्त ये माना गया है कि टाइम की इनिशियल रीडिंग 0 थी, उस वक्त जो पोजीशन था वो x नॉट था, और उस वक्त जो वेलोसिटी थी वो u थी। यहाँ पे इन t का इनिशियल वैल्यू 0 माना ही गया है। इसको आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी, इसको कहोगे इनिशियल पोजीशन। मैं आपको इसका प्रूफ देना चाहूँगा बच्चों। जो बिगनर होते हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, उनको प्रूफ जानना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखिए आप प्रूफ क्या फुल्ली वॉच करना है। सी द फॉलोइंग, v equals u plus at. So how to prove it? Since a equals dv by dt, we know this, and as per condition acceleration is supposed to be constant here. Now doing cross multiplication, dv equals a dt, then integrate. Here variable is t, lower limit 0, variable v, lower limit u. I mean these two are corresponding. I mean when time was 0, velocity was u, they are corresponding. लिमिट हमेशा करस्पॉन्डिंग इस्तेमाल होती है बच्चों। अपर लिमिट टी, अपर लिमिट वी, आई मीन दिस इज इंस्टेंटेनियस टाइम and this is instantaneous velocity, they are also corresponding. बच्चों dv का इंटीग्रल क्या होएगा? v, लिमिट लगा दो, a को कांस्टेंट माने हो देखो तो इसको इंटीग्रल के बाहर निकाल लो। dt का इंटीग्रल क्या होगा? t, लिमिट लगा दो, लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, here also upper limit minus lower limit. So you have what? v minus u and a into t minus 0. इसको इधर ले आके ट्रांसफर करो, v equals u plus at. Done. So first equation is done. Second, we know v equals u plus at. We have already done it. Then we can use this relation in further applications. Now v is defined as dx by dt. Put here. Doing cross multiplication, you can have this, then integrate both sides,
and put limit. Here t is variable, lower limit 0 and lower limit of x is x naught. Suppose initial position is definite, not equal to 0. So its symbol is x naught. You must define this initial position of your particle. Upper limit t, upper limit x, they are corresponding instantaneous values. So integral dx is how much? X. U is initial velocity. You must say this is unique. Unique quantities are supposed to be constant in physics. So this is taken out of integral, and integral dt is only t. So it should be ut. A is supposed to be constant, taken outside, and integral of t dt, you know it should be t square by 2. Then put proper limit, upper limit minus lower limit. t की जगह पे t लिखो और t की जगह पे t लिखो, ये दो टर्म ऐसे आएंगे, फिर माइनस लगाओ, t की जगह पे 0 लिखो, t की जगह पे 0 लिखो, ये दोनों 0 आएंगे, इसको डेल्टा x लिख सकती हो, इट्स अ बिग डिस्प्लेसमेंट, या तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकती हो, ट्रांसफ़र करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लाइक दिस. So second equation is also derived. Now come to third equation. Derivation of third equation begins with the definition of acceleration. Here a equals d by dt. So here we will use a trick. Now both sides multiplied by dx. Since both sides multiplied by the same quantity, so values will be still equal. Now there is some mathematical trick. dt is differential element. This can be written below dx, but this will do only when numerator is also differential element. Since dx is differential element, so definitely dt can be written below dx. There will be no any mathematical difficulty. ये मैथ का रूल होता है, ऐसा तुम कर सकते हो. लेकिन अगर ये डिफरेंशियल एलिमेंट नहीं होता, स्मॉल नहीं होता, तो इसके नीचे आप dt नहीं लिख सकते थे. And you very well know that dx by dt is defined as instantaneous velocity v. So you repeat and you put here left side, integrate both sides, put proper limit. Here variable is v, so its lower limit is u. Here variable is x, so lower limit is x naught. You have assumed that acceleration is a constant. तो लिमिट खाली वेरिएबल का लिखते हैं बच्चों, तो लिमिट तुम x का लिखोगे और यहाँ v का लिखोगे. जब फार्मूला बनाया जाता है तब पर लिमिट को हमेशा वेरिएबल लिखा जाता है. सो यह v इज v and यह x is x. a taken outside, integral of dx is x, integral of v dv is v square by 2. Then put proper limit, upper limit minus lower limit, do it. v is replaced by v square, then v is replaced by u square. Take difference and this 2 is taken common. You can say this is delta x. 2 is multiplied, u square is taken to the left side,
to get you this equation. You can substitute this as delta x. So this was your third equation proved. थर्ड इक्वेशन प्रूव। बच्चों डेरिवेशन पे कमांड करोगे हैप्पीनेस आएगी, खुश रहोगे, फिजिक्स में मज़ा आएगा, कोई भी बुक खुद से पढ़ के समझ लोगे, टीचर पे ज़्यादा डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। डेरिवेशन से एलर्जी होगी तो फिजिक्स बहुत रुलाएगी तुमको, फिजिक्स बहुत डराएगी तुमको और तुम बहुत परेशान हो जाओगे। फिर साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में करियर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चॉइस तुम्हारी है, तुम्हें क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, लेकिन पढ़ाया ऐसे ही जाता है, इसकी और कोई टेक्निक नहीं होती। अधिक से अधिक यही होगा कि बीच बीच में कोई टीचर डांस करके दिखाएगा, कोई गाना गा के सुनाएगा, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा के तुम्हारे तो इंटरटेन करेगा। टीचर टू टीचर डिफरेंस होता है, मैं बता चुका हूँ, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। मतलब टीचर से उम्मीद करो कि डांस दिखाए गाना सुनाए, इससे अच्छा है कि तुम सोशल मीडिया पे इंटरटेन कर लो और मेरे वीडियो को वॉच कर लो। मुझे डांसर और सिंगर बनने पे मजबूर ना करो। मैंने अपनी लाइफ में 36 ईयर्स दिए, 6 साल बीटेक एमटेक करने में दिए, 30 साल एज ए टीचर पढ़ाने में दिए। अब जब मैं फिजिक्स ही पढ़ाता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी पढ़ता रहा हूँ, अब मुझसे डांसर और सिंगर बनने की उम्मीद ना करो। तुम्हारे सोशल मीडिया में बहुत अच्छे अच्छे स्मार्ट और डैसिंग लोग हैं जो तुम्हारा मनोरंजन कर सकते हैं, उनसे मनोरंजन ले लो, लेकिन मुझे सिर्फ फेस पढ़ाने दो बच्चों, मेरे वीडियो को वॉच करके इंटरटेन कर लो। सो डेरिवेशन पार्ट और डेफिनेशन पार्ट तो हो गया प्यारे बच्चों। अब इस टॉपिक में कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट होंगे, वो भी आपको सीखना होगा, जैसे स्लोप ऑफ ए कर्व। मैंने आपको फिजिकल मैथमेटिक्स में कैलकुलस और कोऑर्डिनेट पढ़ाया। कैसे पढ़ाया बच्चों कि एक्स वाई प्लेन है और ये कोई 2 डायमेंशनल कर्व है। कैलकुलस में लिखते हैं y इक्वल्स एफ एक्स, इस पे कोई पॉइंट P है, उस पे एक टेंजेंट ड्रा किया हुआ है। ये टेंजेंट पॉजिटिव एक्स से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बना है, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बच्चों tan थीटा बोलते हैं। मैं कैलकुलस में सिखा रखा हूँ कि उसको कैलकुलस में dy/dx बोलते हैं। अब इसके लिए आपको रिवीजन करना होगा, अगर याद है तो अच्छी बात है, भूल गए हो तो रिवीजन करना होगा। वहीं बच्चे लापरवाही कर जाते हैं, भूल भी जाते हैं, रिवाइज भी नहीं करते, तो उनको ये सब समझ में आना बंद हो जाता है, फिर वह एनॉयड होना शुरू हो जाते हैं, टीचर को डिफेम करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू टू रिवाइज दिस फ्रॉम फिजिकल मैथमेटिक्स वॉल्यूम 2 और द एनालिसिस डन बाय मी ऑन फंक्शन एंड ग्राफ। मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, उसको भी रिवाइज कर लोगे तो काम हो जाएगा। सो स्लोप ऑफ tangent drawn to the curve at point P written as tan theta in coordinate and dy/dx in calculus. Then we have another concept of area bounded। ये भी मैं पढ़ा रखा हूँ कि suppose you are given any arbitrary curve shown by red color, whose equation is y equals fx, and you are given boundary conditions. You can say this is ordinate, x equals x1 first ordinate, x equals x2 second ordinate. You have to find out total area bounded by this curve and 2 ordinates। प्यारे बच्चों, इसमें कैलकुलस मेथड से जब हम लोग एरिया मैथ में निकालते हैं तो ऊपर वाला एरिया प्लस साइन में आता है। ये मैथ में मौका मिलेगा या फिजिक्स में भी कभी कभी न्यूमेरिकल में मौका मिलेगा, और जो नीचे वाला एरिया होता है ये माइनस साइन में आता है। तो जब हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट करके एरिया निकालते हैं, बच्चों मैं इस फार्मूले का डेरिवेशन आपको दे चुका हूँ, आप रिवीजन कर लेना।
एरिया बाउंडेड बिटवीन एक्स एक्सिस द कर्व y इक्वल्स fx and two ordinates x इक्वल्स x1 and x इक्वल्स x2। ये जो टोटल एरिया बाउंडेड होगा इसको प्लस में लेना होगा, इसको माइनस में लेना होगा। ये a1 माइनस a2 हो गया, ये टोटल एरिया बाउंडेड कहलाएगा। और उसका ये फार्मूला मैं डिराइव करके दे चुका हूँ, इंटीग्रल y dx लिमिट x1 टू x2। बच्चों जब आप डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हो एरिया निकालने के लिए, तो मैं फ्यूचर में किसी न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा, जब x1 से x2 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं तो ये अपने आप माइनस में आने लगता है और ये अपने आप प्लस में आने लगता है। तो जो मुझे मिलता है बच्चों वो a1 माइनस a2 मिलता है। इससे माना गया है कि ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, तो इंटीग्रेट करने से जो एरिया मिलता है वो इन दोनों का डिफरेंस मिलता है। बच्चों दिमाग में डालो, अगर ये नीचे ना होकर ये भी एरिया ऊपर होता तो मैं यहाँ पे प्लस ज़रूर लिखता, लेकिन ये नीचे है तो ये माइनस में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से हमको a1 माइनस a2 ही मिलता है। और ये डेरिवेशन में पढ़ा चुका हूँ आपको, थोड़ा आप रिवाइज कर लेना। कुछ और भी देखो, टाइम डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन ग्राफ। अब हम लोग फिजिक्स की लैंग्वेज में आ रहे हैं। पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिखा हुआ है, टाइम को टी लिखा हुआ है। तो एक्स वर्सेस टी जो प्लेन है उसमें ग्राफ है, उस पर कोई पॉइंट पी है, उसका ये टेंजेंट है और ये थीटा बना रहा है। थीटा बच्चों कोऑर्डिनेट में हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो इसका स्लोप कैसे डिफाइन होगा बच्चों? कैलकुलस में डिवाई बाई डी एक्स पढ़े हो, वाई की जगह पे एक्स लिखा है, एक्स की जगह पे टी लिखा है, तो स्लोप का एक्सप्रेशन आएगा बच्चों डी एक्स बाई डी टी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो अभी भी tan थीटा ही होएगा, मगर डी एक्स बाई डी टी को फिजिक्स में क्या कहते हो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हो। तो एक्स टी ग्राफ का जो बच्चों स्लोप आता है वो फिजिक्स में देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको ऐसे दिखाते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में tan थीटा से निकालते हो। तो देखो अब तुम मैथ में जो चीज़ें पढ़े हो वो फिजिक्स में कैसे इंट्रोड्यूस हो रही है, यहीं से सीखना शुरू करो। इसीलिए फिजिकल मैथमेटिक्स पे कमांड होना जरूरी होता है। और देखो अब मेरी बुक से ये सब चीज़ें खुद से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। टाइम वेलोसिटी ग्राफ देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा? तुम्हारे न्यूमेरिकल में टाइम वर्सेस वेलोसिटी ग्राफ गिवन होगा, पूछेगा डिस्प्लेसमेंट इन अ बिग टाइम इंटरवल, कैसे मिलेगा? देखो मैंने माना कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है और ये कोई आर्बिट्रेरी ग्राफ रेड कलर से दिया हुआ है। टाइम की लोअर लिमिट t1 है, अपर लिमिट t2 है। तो बच्चों हम लोग जो एरिया का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं, एरिया बाउंडेड बाय वीटी ग्राफ तुमको सिखा दिया हूँ कि इससे मिलता है a1 माइनस a2। फॉर्मूला पढ़ो इंटीग्रल y dx, तो y की जगह पे v लिख डालो, x की जगह पे t लिख डालो, x1 की जगह पे t1 लिखो, x2 की जगह पे t2 लिखो। ऐसा v का डेफिनेशन dx बाई dt पढ़ चुके हो, और ऊपर नीचे एरिया है तो आपको हमेशा डिफरेंस ही मिलेगा। dt को dt से कैंसिल आउट कर सकते हो क्योंकि ये स्केलर होता है, कैंसिलेशन लॉ स्केलर में होल्ड करता है। कटा दिया, क्या बचेगा? dx बचेगा। इंटीग्रल कैलकुलस का रूल होता है कि जब वेरिएबल चेंज हो जाता है
तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे वेरिएबल टी था तो टी का लिमिट लिखा हुआ था, यहाँ वेरिएबल एक्स हो गया तो एक्स की लिमिट लिखी जाएगी। बट बच्चों ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जिस मोमेंट पर टाइम का रीडिंग t1 हो रहा था उस मोमेंट पर पार्टिकल का पोजीशन x1 हो रहा था, जिस मोमेंट पर टाइम का रीडिंग t2 हो रहा था उस मोमेंट पर पार्टिकल का पोजीशन x2 हो रहा था, क्योंकि वो x एक्सिस पे चलता हुआ माना गया है। सो दिस टू आर करस्पॉन्डिंग and these two are corresponding. Limits are changed, but they must be corresponding definitely. Now you know that integral dx is x. Then putting proper limit, you get x2 minus x1. That is called delta x. And you know this, it's a big displacement. तो बच्चों इस ग्राफ में a1 माइनस a2 अगर करोगे, इस ग्राफ में a1 माइनस a2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पार्टिकल का बिग डिस्प्लेसमेंट मिलेगा इन टाइम इंटरवल t1 to t2. Done. Then area bounded by speed time graph. तुम्हें पता है कि मॉड v को स्पीड कहते हैं। बच्चों आपको सिखाया गया कि स्पीड नेगेटिव नहीं होता। बच्चों स्पीड नेगेटिव नहीं होता तो नेगेटिव साइड में इसका कोई ग्राफ होगा ही नहीं। मैंने दिखा दिया कि ये ग्राफ वेरिएबल है मगर पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव साइड में। ग्राफ की इंफॉर्मेशन t1 to t2 टाइम इंटरवल में अवेलेबल है। ये भी पॉजिटिव एरिया और ये भी पॉजिटिव एरिया। कैलकुलस मेथड से एरिया बाउंडेड कैसे निकालोगे? और जब दोनों एरिया पॉजिटिव है तो उसको प्लस लगा के लिखोगे। इन फॉर्मूला पढ़े हो इंटीग्रल y dx। y की जगह पे क्या है? मॉड v। x की जगह पे क्या है? t। x1 x2 की जगह पे क्या लिखा है बच्चों? t1 t2। तो सिंबल्स तो सारे रिप्लेस हो गए। मॉड v का डेफिनेशन क्या पढ़ाया हूं? ds बाय dt। dt dt कैंसिल आउट, क्या बचेगा? ds। वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। t1 का करस्पॉन्डिंग लिमिट s1, t2 का करस्पॉन्डिंग लिमिट s2। ये s की लोअर लिमिट, ये s की अपर लिमिट। मैं सिखाया हूं कि ये होता क्या है। बच्चों आपकी गाड़ियों में पार्टिकल को गाड़ी मान लो, पार्टिकल एक्स एक्सिस पे जा रहा है, उसको कोई बाइक या कार मान लो। S1 तुम्हारी ओडोमीटर का इनिशियल रीडिंग होगा। जब टाइम का रीडिंग t2 हो जाएगा चलते चलते तो तुम्हारी गाड़ी में लगे हुए ओडोमीटर का रीडिंग s2 हो जाएगा। ds का इंटीग्रल s होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओडोमीटर के रीडिंग का जो डिफरेंस होगा वो बिग डिस्टेंस देगा। डिस्टेंस देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट नहीं देगा। इसको बिग डिस्टेंस कहते हैं। ये स्केलर होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। इट्स अ बिग डिस्टेंस। तो जब भी आप स्पीड टाइम ग्राफ के एरिया निकालोगे आम इन a1 प्लस a2 तो आपको क्या मिला करेगा? बिग डिस्टेंस मिला करेगा। इसको माइंड में फीड कर लो। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम टाइम वेलोसिटी ग्राफ। फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है, शोन बाय रेड कलर। पी कोई पॉइंट है, उस पर आपने टेंजेंट बनाया, थीटा दिखाया। बच्चों इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, स्लोप कोऑर्डिनेट में tan थीटा लिखते हो, कैलकुलस में d बाई dt लिखते हो, फिजिक्स में उसको एक्सेलरेशन करते हो। तो जब भी आप स्लोप निकालोगे
वीटी ग्राफ का आपको हमेशा मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये जो पॉइंट है इसको वर्टिकली प्रोजेक्ट करूं, ये टाइम एक्सिस को यहाँ काटेगा। इस ग्राफ पे जो टाइम का रीडिंग होगा उसी रीडिंग वाले टाइम पर इसको कहोगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई पूछेगा कि किस मोमेंट का एक्सेलरेशन, तो इस ग्राफ में इसको ऐसे ड्रॉप कर देना, यहाँ टी की वैल्यू रीड कर लेना, उसी टाइम टी का ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। अब बच्चों वो कोऑर्डिनेट में tan थीटा होगा। देन टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी चेंज। देखो बच्चों ये एक्सेलरेशन है और ये टाइम टी है, ये वेक्टर होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ये टाइम का लोअर लिमिट, ये टाइम का अपर लिमिट, ये एरिया का मैग्नीट्यूड और ये वाला इस एरिया का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों हम लोगों को इसका एरिया क्या देगा, इसको हम लोग लिखेंगे A1 माइनस A2। कैलकुलस में कैसे होगा, एरिया बाउंडेड बाय AT ग्राफ, A1 माइनस A2। कैलकुलस फार्मूला पढ़ो, इंटीग्रल y/dx, बट y इज रिप्लेस बाय a एंड x इज रिप्लेस बाय t, और t का लोअर लिमिट अपर लिमिट लगा दो। a का डेफिनेशन dy/dt, dt स्केलर है, कटा दो, बचेगा dv, लिमिट बदल डालो। वो मैथ की डिमांड है, सिखाया हूँ। dv का इंटीग्रल v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v2 माइनस v1 इज डेल्टा v। बच्चे A1 माइनस A2 से आपको क्या मिलेगा, बिग चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, बिग चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। देखो डिराइव हो गया, याद रखना बच्चों। एरिया बाउंडेड बाय AT ग्राफ से क्या मिलता है, डेल्टा v मिलता है, इसको कहते हैं बिग चेंज इन वेलोसिटी। डिटर्मिनेशन ऑफ जर्क फ्रॉम टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ, A वर्सेस T ग्राफ, कोई भी आर्बिट्रेरी ग्राफ दिखा दो, शोन बाय रेड कलर, कोई भी पॉइंट ले लो, टैंजेंट बना दो, थीटा दिखा दो। टैंजेंट का स्लोप कोऑर्डिनेट में tan थीटा, कैलकुलस में dy/dt, इसी को मैथ में dy/dx कहते हो, बट y रिप्लेस बाई a एंड x रिप्लेस बाई t, और फिजिक्स में इसको जर्क कहते हो। तो बच्चों जब आप स्लोप निकालोगे जब आप स्लोप निकालोगे AT ग्राफ का, आई मीन dy/dt, तो उससे हमेशा मिलेगा इंस्टेंटेनियस जर्क। व्हाट इट, इंस्टेंटेनियस का मतलब किस मोमेंट पर। तो मैंने पिछली बार की तरह फिर आपको बता रहा हूं, किस पॉइंट को वर्टिकली ड्रॉप करो, ये टाइम एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ में उस टाइम t को रीड कर लो, उसी इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए ये इंस्टेंटेनियस जर्क माना जाएगा। तो इस ग्राफ को पढ़ने भी आना चाहिए, खाली रटने से काम नहीं होगा। टाइम को रीड करने के लिए यहाँ से एक वर्टिकल लाइन बनाते हैं, यहाँ से टाइम को रीड करते हैं, और उसी मोमेंट के लिए ये जर्क माना जाता है, और tan थीटा से आपको स्लोप मिलेगा और वही जर्क का वैल्यू देगा। देन पोजीशन एक्सेलरेशन ग्राफ, ये फार्मूला कैसे बना सिखाता हूँ। यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है, यहाँ पोजीशन दिया है, ये वेक्टर होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दिखा दिया। ये इस एरिया का मैग्नीट्यूड है और ये वाला इस एरिया का मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करने से बच्चों हमको मिलता है
A1 माइनस A2। मैं कैलकुलस मेथड लगाऊंगा इस एरिया को निकालने के लिए। y की जगह पे लिखा है और x की जगह पे x लिखा है। इस पूरे एरिया को A1 माइनस A2 कहोगे और कैलकुलस लगाओगे। एरिया बाउंडेड बाई एक्स ग्राफ, इट शुड बी A1 माइनस A2 इंटीग्रल A dx लिमिट x1 टू x2। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट देखो वेरिएबल इस बार ए भी है, अब वेरिएबल ए भी है, लेकिन कैलकुलस में लिमिट किसके लिखते हैं, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका लिमिट लिखते हैं। तो x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उसका लिमिट लिखा जाएगा x1 टू x2। और फिजिक्स में एक और डेफिनेशन डी बाई डी टी। बच्चों मैथ की थ्योरी है कि डी टी को मैं dx के साथ लिख सकता हूँ। देखो फिर dx बाई डी टी को क्या बोलते हो, v, और डी वी रिपीट कर लो। अब ये v डी वी पलट सकती हो, ऐसे कम्यूटेट कर सकते हो। बच्चों यहाँ पे एक अकेला वेरिएबल हो गया v, लिमिट चेंज करनी पड़ेगी v1 टू v2, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। फिजिकल मीनिंग क्या हुआ, पार्टिकल तो एक्स एक्सिस पे जा रहा था, जिस मोमेंट पर पोजीशन x1 था उसी मोमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v1 थी। जब पोजीशन x2 था उस मोमेंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी v2 थी। सो दे मस्ट करस्पॉन्ड टू ईच अदर। तो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में A1 माइनस A2 और इसका इंटीग्रल रटा है तुमको, इट शुड बी v स्क्वायर बाई 2। देन पुट प्रॉपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, you must say v2 square by 2 minus v1 square by 2. Now 2 is taken common, v2 square minus v1 square is delta v square. Got it? Delta v square by 2 is written as delta k by m. पता है क्यों? अगर इसको m से डिवाइड करो और m से मल्टीप्लाई करो, देखो थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ, यहीं पे आ जाओ, 1 बाई एम यहाँ पे बाहर कॉमन ले लो और यहाँ दोनों को m से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों यहाँ ब्रैकेट में क्या आएगा, हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 स्क्वायर, उसको लिखते हैं k2 माइनस k1। 1 बाई एम तुम बाहर कॉमन लिए पड़े हो, ब्रैकेट में आता है k2 माइनस k1, उसको ब्रीफ में लिखते हैं डेल्टा k और पढ़ते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये जो एरिया तुम निकाल रहे हो इसका ये पहला फार्मूला है और इसी का ये दूसरा फार्मूला है और इसी का ये तीसरा फार्मूला है। जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हो, कुछ बच्चे क्लास 10th में पढ़े होंगे कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी becomes equal to change in kinetic energy of the body। तो अगर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम इस्तेमाल होगा, याद होगा, तो इसकी जगह पे डेल्टा डब्ल्यू ऑल फोर्सेज लिख सकती हो डिवाइडेड बाय मास। A1 माइनस A2 के 3 वैल्यूज होती हैं और इन तीनों पे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसको बच्चों लर्न कर लेना तुम। अब मैं कुछ और बता दूं, स्लोप ऑफ एक्स ग्राफ, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ए वर्सेस एक्स ग्राफ दिया है, शोन बाय रेड कलर आर्बिट्रेरी ग्राफ। कोई पॉइंट ले लो, टेंजेंट बना दो, थीटा दिखा दो, तो इसका स्लोप कैसे डिफाइन करो, क्वानिट में tan थीटा, कैलकुलस में डे बाई डी एक्स। बच्चों डे बाई डी एक्स का मीनिंग होता है, फिजिक्स में इसको एक्सेलरेशन ग्रेडियंट बोला गया।
acceleration gradient means what? Rate of change of acceleration with respect to position. So you must say this is acceleration gradient. इसको कुछ और भी लिखा जा सकता है. न्यूमरेटर को dt से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को भी dt से डिवाइड किया. ऐसा करने से ये इक्वल बना रहेगा, क्योंकि dt dt कट जाएगा और ये फिर से अचीव हो जाएगा. ये मैथमेटिकली ट्रू है, लेकिन फिजिक्स में इसको जर कहते हो और फिजिक्स में इसको वेलोसिटी कहते हो. तो अल्टीमेटली इससे tan थीटा से क्या मिलेगा? द रेशियो जर्क अपॉन वेलोसिटी मिलेगा. सो जर्क अपॉन वेलोसिटी का रेशियो इस स्लोप से मिलेगा. इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं, मैं आपको करके दिखाऊंगा. इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इसका देखो क्या कन्वेंशन होगा. सपोज तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है फॉलिंग वर्टिकली टुवर्ड्स द अर्थ और थ्रोन वर्टिकली अवे फ्रॉम द अर्थ. दो केस बना लो, या तो किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करे हो या किसी ऑब्जेक्ट को धीरे से छोड़ दिए हो, वो फ्री फॉल कर रहा है. तब इसमें क्या होगा कि उसका एक्सेलरेशन क्या होता है. जब किसी ऑब्जेक्ट को आप प्रोजेक्ट कर देते हो अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो अंडर ग्रेविटी मूव करता है और उसका एक्सेलरेशन जी वेक्टर होता है. बच्चों जानते हो एयर फ्रिक्शन जीरो मानते हो, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का एक्सेलरेशन खाली जी वेक्टर होता है. जी वेक्टर स्मॉल स्पेस में कांस्टेंट मानते हो, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ कांस्टेंट मानते हो. जी का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है. तो मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो एक्सेलरेशन की जगह पे प्लस जी लिखोगे. अच्छा, वो कांस्टेंट है इसलिए गैलीलियो इक्वेशन इस्तेमाल होगा. तो पहला इक्वेशन हो जाएगा v इक्वल्स यू प्लस जी टी. जितना डाउनवर्ड डायरेक्शन में हाइट गिरेगा, फिर से देखो हाइट गिरेगा वो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा. तो डेल्टा एक्स की जगह पे एच लिखूंगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ए की जगह पे प्लस जे लिखूंगा. ये थर्ड इक्वेशन हुआ. फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा एक्स. ए की जगह पे प्लस जे लिखूंगा और डेल्टा एक्स की जगह पे प्लस एच लिखूंगा. तो ये इक्वेशन इस्तेमाल करके वर्टिकल लाइन पे जो ग्रेविटी अंडर ग्रेविटेशनल मोशन होता है उसको आप डिस्क्राइब कर सकती हो. ए की जगह पे प्लस जे लिख डालो. मैं साइन कन्वेंशन उल्टा भी ले सकता था प्यारे बच्चों. मैं ऐसा भी कर सकता था कि पार्टिकल को अपवर्ड प्रोजेक्ट करा हूँ, अपवर्ड प्रोजेक्ट किया हूँ, लेकिन जी वेक्टर तो डाउनवर्ड ही होता है. तो मैं अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस ले लूँगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन को माइनस ले लूँगा. कर सकता हूँ. और डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर माइनस ले लूँगा तो जहाँ जहाँ प्लस जे लिखा हूँ प्यारे बच्चों, वहाँ वहाँ माइनस जी लिखना होगा. यहाँ माइनस जी होगा, यहाँ भी माइनस जी होगा और यहाँ भी माइनस जी होगा. तो माइनस यूज करके मैं तीन इक्वेशन और बना लूँगा. वो तीनों इक्वेशन तुम्हारे चेंज हो गए, कुछ ऐसे हो जाए. v इक्वल्स यू माइनस जी टी पहला इक्वेशन, h इक्वल्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर दूसरा इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर माइनस टू जी एच तीसरा इक्वेशन. ये साइन कन्वेंशन हम लोग अपनी मर्जी से डिफाइन करेंगे. किसी भी डायरेक्शन को प्लस किसी को माइनस हम अपनी मर्जी से ले लेंगे, उससे हमारे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों, करके दिखाऊंगा. तो साइन कन्वेंशन हम लोग लीनियर मोशन में अपनी मर्जी से प्लस माइनस डिफाइन करेंगे. न्यूमेरिकल करते वक्त ही मैं करके दिखाऊंगा, उससे आंसर पे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा, डरना मत.
इक्वेशंस ऑफ मोशन अलोंग ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। प्यारे बच्चों, ये इंक्लाइंड प्लेन है, एक पार्टिकल को आपने यहाँ से रिलीज कर दिया तो वो पार्टिकल स्लिप करके डाउनवर्ड जाना शुरू कर दिया, और ये फ्रिक्शनलेस प्लेन है तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं। जब पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो निकालना सिखा रहा हूँ। माना कि आपका पार्टिकल यहाँ से गुजरता है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कौन कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो उसका वेट होगा mg, और इस प्लेन का उस पर एक नॉर्मल रिएक्शन होगा गवर्न्ड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। सोचो, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस डिफाइन कर लो अपनी मर्जी, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस डिफाइन कर लो। अब ये जो फोर्स है फ्रिक्शन जीरो है, ये जो mg फोर्स है इसका कंपोनेंट निकालो। डायग्राम में ये थीटा है, tan 90 माइनस थीटा होगा तो फिर ये वाला थीटा होगा। तो mg का y कंपोनेंट कॉस में आएगा और mg का x कंपोनेंट साइन में आएगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में सिखाया कि पार्टिकल y डायरेक्शन में मूव कर ही नहीं रहा, इधर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। आई मीन अपवर्ड फोर्स n को डाउनवर्ड फोर्स mg cos थीटा बैलेंस कर लेगा। बेटा बैलेंस करा दिया, मगर एक अकेला फोर्स बचा mg sin थीटा। बेटा इसके अलावा इस डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं, ये जो अकेला फोर्स बचा है इसी की वजह से पार्टिकल में डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जनरेट होगा। उसके लिए न्यूटन सेकेंड लॉ इस्तेमाल करोगे। पढ़ते हो एफ नेट बराबर एम इंटू ए पढ़ते हो, और एफ नेट जो होगा इस डायरेक्शन में एक अकेला फोर्स होएगा, mg sin थीटा होगा। मास को कैंसिल करा दो, टे की वैल्यू आती है g sin थीटा। आई मीन पार्टिकल का एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा और वैल्यू आएगी जी साइन थीटा। साइन कन्वेंशन में इसी को पॉजिटिव डायरेक्शन बना लो, और तुम्हें पता है कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो गैलीलियो इक्वेशन फिर इस्तेमाल होगा। लेकिन जहाँ जहाँ ए लिखते हो प्यारे बच्चों वहाँ वहाँ आप जी साइन थीटा लिखोगे। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। क्या फर्क पड़ा है कि एक ही जगह पे जी साइन थीटा आपने तीनों जगह लिखा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव आपने अज्यूम कर लिया है। तो ये तीनों इक्वेशन इस्तेमाल करके आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो 1D मोशन में साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको एक फार्मूला और बताने जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन tth सेकेंड ड्यूरिंग रेक्टिलिनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका डेरिवेशन आप खुद से बुक में देख लेना, बहुत ईजी होता है। tth सेकेंड को अगर मैं हिंदी में बोलूँ इसको टीवां सेकेंड कहेंगे। जैसे थोड़ा और डिटेल में बोलूँ, मान लो टी की वैल्यू 9 है तो इसको हम लोग कहेंगे 9th सेकेंड। मुझको डिस्प्लेसमेंट चाहिए 9वें सेकेंड में, 9 सेकेंड के ड्यूरिंग नहीं, ड्यूरिंग 9 सेकेंड नहीं, ओनली 9th सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 9वां सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए बच्चों। ये जो 9वां सेकेंड है कब शुरू होता है? जब 8 सेकेंड कंप्लीट हो जाता है तो 9वां सेकेंड शुरू होता है। इसका मतलब इट शुड बी गैप बिटवीन t इक्वल्स 8 सेकेंड एंड t इक्वल्स 9 सेकेंड। ये जो इंटरवल होगा वो केवल 1 सेकेंड का इंटरवल होगा, और t इक्वल्स 8 और t इक्वल्स 9 के बीच का जो गैप होगा उसी को हम लोग 9th सेकेंड कहते हैं और हिंदी में 9वां सेकेंड कहते हैं।
तो ये हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 9 सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग टीएथ सेकेंड। तो डिराइव करने पर ये फार्मूला आता है, इसका डेरिवेशन खुद से पढ़ लेना। u प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। एजम्पशन क्या है कि बॉडी का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है और बॉडी केवल स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, आई मीन एक्स एक्सिस पे चल रही है, और उसका इनिशियल वेलोसिटी u है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन a है। तो टीएथ सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट इस फार्मूले से डिराइव होता है। सो प्यारे बच्चों, वन डायमेंशनल मोशन में जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वो सब मैंने आज आपको सिखा दिया। अब उसका न्यूमेरिकल आपको पढ़ाना है, तो अगले एपिसोड में मैं न्यूमेरिकल कंप्लीट करूंगा। अगले एपिसोड में मैं वन डायमेंशनल मोशन के सारे न्यूमेरिकल कवर करूंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अब काइनेमेटिक्स में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचेगा वो बचेगा रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन भी बहुत अच्छा टॉपिक है, उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। और इस तरह से धीरे धीरे ये काइनेमेटिक्स जो बहुत दिनों से चल रहा है ये कंप्लीट हो जाएगा और ये मैकेनिक्स का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मैथमेटिकल है। मैथ पे फुल कमांड करोगे ये चैप्टर में तुम बहुत एंजॉय करोगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं फिर से अपील करता हूँ कि फिजिकल मैथमेटिक्स को आप फुल कमांड कर ही डालो और उसमें भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करके अच्छे से कमांड कर लो, फिर काइनेमेटिक्स को पढ़ो, फिर से दोबारा एंजॉय करो। और मैं जो बचा हुआ पोर्शन है वन डायमेंशनल मोशन का उसको नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट कराने जा रहा हूँ। सो मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे।